एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बिहार में वन और वन जीवों की क्या स्थिति है। जिस तरह से हम भारत के बारे में समझते हैं कि भारत के अंदर किस तरह से वन है, कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वही चीज हम बिहार के बारे में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक तो आपको सबसे पहले हमें ये समझना है कि भारत का वन के बारे में जब हम समझते हैं तो भारत किस तरह का प्रदेश है, यहाँ पे किस किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो जैसे कि हम समझते हैं कि जो भारत का जलवायु है, क्लाइमेट है, काफी हद तक मॉनसून पर निर्भर करता है। और बिहार की भी जलवायु मॉनसून से प्रभावित है। तो अगर हम बिहार के बारे में देखें तो बिहार की जो जलवायु है, जलवायु मॉनसून से प्रभावित है। बिहार की जलवायु हमें मानसून से प्रभावित दिखता है। और जब मानसून का प्रभाव बिहार पे पड़ता है, बिहार के जलवायु पे पड़ता है, तो बिहार के अंदर जो वन है, जो फॉरेस्ट है, उस पर भी हमें कुछ न कुछ असर देखने को मिलता है। तो बिहार में अगर वन की बात करें तो बिहार के अंदर हमें देखने को मिलता है मानसूनी पर्णपाती वन। मानसूनी पर्णपाती वन। बिहार में हमें मानसूनी पर्णपाती वन देखने को मिलता है। और इस मानसूनी पर्णपाती वन को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं आर्द्र आर्द्र मानसूनी पर्णपाती वन। एक को कहा जाता है कि आर्द्र मानसूनी पर्णपाती वन, और दूसरे को कहा जाता है कि शुष्क मानसूनी पर्णपाती वन। तो बिहार के अंदर जो मानसूनी पर्णपाती वन पाया जाता है, इनको दो अलग अलग कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक को कहेंगे आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरे को शुष्क पर्णपाती वन। जो आर्द्र पर्णपाती वन होता है, ये ऐसे वन होते हैं जहां पे वार्षिक वर्षा वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है। बिहार के वो क्षेत्र जहां पे वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है, वहां पे जो वन पाया जाता है, वहां पे हमें पर्णपाती वन देखने को मिलता है। पर वो क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होता है, वहां पे जो वन पाया जाता है उसको कहते हैं शुष्क पर्णपाती वन। और अगर हम ये समझें कि आर्द्र पर्णपाती वन में कौन कौन हिस्सा आता है, तो इसमें ज्यादा हिस्सा नहीं आता है, बल्कि कुछ जिले जैसे कि खास करके नेपाल से जो भाग हमारा सटता है, इसमें आपको पश्चिमी चंपारण, उसके बाद किशनगंज, एवं नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो वन पाया जाता है इसको कहते हैं आर्द्र मानसूनी पर्णपाती वन। और यहाँ पे 120 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होता है। पर जो शुष्क पर्णपाती वन है, वहां पे 120 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है। और इस क्षेत्र की बात करें तो बिहार का अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र में आता है। बिहार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, दोनों वन में अंतर क्या है कि जो आर्द्र पर्णपाती वन है, यहाँ पे पानी की प्रचुरता होता है, पानी पौधे को जितनी जरूरी होता है उतना मिल जाता है। इस वजह से जो पौधे की लंबाई होता है, पैर की लंबाई होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कौन कौन, सागवान वृक्ष की अगर बात करें, सागवान,
साल, शीशम जैसे वृक्ष यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम शुष्क पर्णपाती वन की बात करें तो यहाँ पे बैर, साल जैसे वृक्ष यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाता है। तो जब हम वन और वन जीव के बारे में बात करते हैं और बिहार के अंदर जो वन है, जो फॉरेस्ट है, इस विषय में बात करते हैं, तो चूंकि बिहार का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर करता है। और मानसून पर न केवल हमारा जलवायु निर्भर करने से वन का स्थिति देखने को मिलता है, बल्कि बिहार की जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, वो भी मानसून से प्रभावित है। यहाँ तक कि पूरे भारत का जो जलवायु है उस पर मानसून का प्रभाव हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो ये है बिहार के अंदर जो वन पाए जाते हैं, इसको हम दो कैटेगरी में रख करके देखते हैं। अब हम समझते हैं कि बिहार के अंदर जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2022-23 में, इसके अनुसार बिहार में कुल मिलाकर के 22 अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की बात करें तो बिहार में 12 वन्यजीव अभयारण्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 के अनुसार बिहार में जो वन्यजीव अभयारण्य की संख्या है वो कितना है? 12 है। 12 वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलता है। इन 12 में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो है आपका हो गया पश्चिमी चंपारण में, फिर भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये मुंगेर में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 12 वन्यजीव अभयारण्य है जो बिहार के अंतर्गत है। और वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है? ऐसे जगह जहाँ पे जीवों को सुरक्षित रखने के लिए उसको ऐसे क्षेत्र घोषित किया जाता है जहाँ पे लोग आसानी से नहीं जा सकते हैं, उन क्षेत्रों को नष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको दंडित किया जाता है। ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है वन्यजीव अभयारण्य। और बिहार में कुल मिलाकर के 12 वन्यजीव अभयारण्य है। एक चीज होता है रामसर साइट। अब हम समझते हैं कि बिहार के अंतर्गत जो रामसर साइट है यानी कि आर्द्र भूमि क्षेत्र है वो कितना है। रामसर साइट, देखिए रामसर साइट क्या होता है? रामसर साइट होता है वेटलैंड, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि, अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया जाता है। आर्द्र भूमि कहने का मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्ष के अधिकांश समय तक पानी लगा रहता है, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है आर्द्र भूमि क्षेत्र। और बिहार में कुल मिलाकर के 3 रामसर साइट है। बिहार की बात करें तो 3 रामसर साइट है। और रामसर साइट घोषित कौन करता है? तो एक संस्था है जिस संस्था के लिए जो एक कन्वेंशन हुआ था 1971 में। रामसर नाम का जगह था, कहाँ पे? ईरान में। ईरान के रामसर नाम की जगह पर एक कन्वेंशन हुआ, एक समझौता हुआ, और जिसमें ये निर्णय लिया गया कि ऐसे जगह जो आर्द्र भूमि है और जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए आवश्यक है। आर्द्र भूमि हमारे पर्यावरण के लिए एक जरूरी क्षेत्र होता है, उपयोगी क्षेत्र होता है, जहाँ पे साल के अधिकांश समय तक पानी लगे रहते हैं, जहाँ पे कई तरह के जीव जंतु रहते हैं उस पानी में, और पक्षियां रहते हैं, बहुत सारे मछली और अन्य जलीय जीव रहते हैं। साथ ही साथ जो आर्द्र भूमि क्षेत्र होता है वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहाँ पे आसपास के क्षेत्र के पानी आकर के इकट्ठा होते रहते हैं और फिर वहाँ से पानी रिस करके जमीन के अंदर जाते हैं और जो हमारे भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर है, उनका हिस्सा बन जाता है।
ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए, उनके महत्व को बनाए रखने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर नाम की जगह में 1971 ईस्वी में। और इस कन्वेंशन को लागू किया गया था कब? 1974 ईस्वी में। पर भारत इस कन्वेंशन का हिस्सा बना था 1982 ईस्वी में। भारत इसका हिस्सा बना था। और भारत का जो पहला रामसर साइट था, पहला रामसर स्थल था, वो था चिल्का झील। वो था चिल्का झील। चिल्का झील। भारत की बात करें तो भारत में अब कुल मिलाकर के रामसर साइट की संख्या 2024 में अभी तक कितना हो गया है? 85 हो गया है। और इस 85 में से 10 रामसर साइट की घोषणा इसी साल हुआ है। इनमें से 2 रामसर साइट बिहार का है। बिहार का जो पहला रामसर साइट है वो है कांवर झील। पहला जो रामसर साइट है वो है कांवर झील। कांवर झील। और ये कहाँ पे है? ये बेगूसराय में है। बेगूसराय में है। ये जो कांवर झील है, ये कांवर झील एक प्रकार का गोखुर लेक है, ऑक्सबॉल लेक है। गोखुर झील है। गोखुर झील क्या होता है कि जब नदियां जो चलती है कुछ इस तरीके से चलती है, सर्पिले आकार में चलती है। तो इसमें क्या होता है कि नदी का जो कुछ हिस्सा है वो कट जाता है। अगर यहाँ से नदी कट गया और फिर ऐसे ऐसे चलने लगी तो ये वाला जो लेक बनेगा, इसी को कहा जाता है गोखुर झील, ऑक्सबॉल लेक, जिसका आकार जो होता है गाय के खुर के आकार का होता है। ऑक्स के बौ का जो होता है उस तरह से होता है। तो पहला जो भारत में बिहार में जो पहला रामसर साइट है वो है बेगूसराय झील, जो 2020 में इनको रामसर साइट की सूची में रखा गया था। इस साल 2 रामसर साइट बना। एक तो भारत के 81वें नंबर का और बिहार का ये दूसरा रामसर साइट है। ये कौन सा है? नागी बांध पक्षी विहार। नागी बांध पक्षी विहार। ये कहाँ पे है? ये है जमुई में, बिहार के जमुई में है। और एक और रामसर साइट बना, वो 82वां नंबर का भारत का और बिहार का तीसरा रामसर स्थल है, वो है नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे है? जमुई में है। तो इस तरह से बिहार में कुल मिलाकर के 3 रामसर साइट है, आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के है। इनमें से 2 साइट को इसी साल रामसर लिस्ट में रखा गया है, रामसर लिस्ट में चिन्हित किया गया है। अब हम समझते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कितने हिस्से में जंगल फैले हुए हैं, जंगल के क्षेत्रफल में किस तरह से वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है, इन चीजों को हम समझते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021। देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी किया जाता है, ये क्या जारी किया जाता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। इसमें भारत के अंदर किस तरह से वन का विस्तार हुआ है, वन क्षेत्र में किस तरह से कमी हुआ है, इन सब चीजों का डेटा एक बनाया जाता है और ये रिपोर्ट हर 2 वर्ष के बाद जारी किया जाता है। सबसे पहली बार ये जारी किया गया था कब? 1960
ईस्वी में सर्वप्रथम ये रिपोर्ट जारी किया गया था और इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत के अंदर की चीजों को बताया जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो इस बार जो वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया था ये 17वां नंबर का था, नहीं 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में जारी किया गया। इसमें हम देखते हैं कि बिहार में वन को लेकर के क्या क्या डेटा आया सामने आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में वनावरण बिहार में जो वन फैले हुए हैं कितने क्षेत्र पे फैला हुआ है, लगभग 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। बिहार में वन 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वन फैला हुआ है, जो हमारे राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.84 है। नहीं, राज्य के कुल क्षेत्रफल से देखें तो क्षेत्रफल का ये कितना है, 7.84% है हमारे राज्य का। हमारे राज्य में जितना क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का 7.84% है। वन स्थिति रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कम से कम 1/3 यानी कि 33% हिस्से पर वन आवरण का होना जरूरी है, ताकि प्राकृतिक रूप से ये बैलेंस बना रहे। प्राकृतिक रूप से अगर किसी देश को, किसी राज्य को सही तरीके से वहां पे लोगों की स्थिति को या पर्यावरण को बचाना है तो इतना वन होना चाहिए। पर बिहार की स्थिति बहुत खस्ता है इस मामले में, और हमारे यहाँ वन की जो मात्रा है वो केवल 7.84% ही है। इसके बाद इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 2019 के तुलना में वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुआ है 75 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र में वृद्धि। यानी कि वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है पिछले रिपोर्ट की तुलना में। 2019 में जो 16वां वन स्थिति रिपोर्ट जारी हुआ था उसके तुलना में बिहार में वन के क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है। और देखिए, ये तो वन आवरण हो गया, एक होता है वृक्षावरण, वृक्षावरण की बात करें तो बिहार में वृक्षावरण की मात्रा कितना है, ये है 23,341 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि क्षेत्रफल वाइज देखें, अगर परसेंटेज में इसको देखें तो ये हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। इस तरह से वन आवरण और वृक्षावरण दोनों को मिला करके देखें, वन आवरण प्लस वृक्षावरण को मिला करके देखें तो ये हमारे कुल क्षेत्रफल का लगभग 10 पॉइंट कितना हो जाता है, 10.32% होता है, इतना परसेंट होता है। यानी कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.32% एरिया ऐसे है जहाँ पे वृक्ष है, वन का फैलाव है, जिसमें कि वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला करके है। अब हम ये चीज देखते हैं कि अगर हम जिला के स्तर पर देखें कि बिहार के किस जिले में कितना वन फैला हुआ है, कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है, इसको हम देखते हैं। अगर हम इसके जिला को देखें, जिला वाइज देखें
तो जिला वाइज में एक तरफ तो आप देख लेंगे कि सर्वाधिक कहाँ पे है और दूसरे तरफ सबसे कम। सबसे कम मतलब वो जिला जहाँ पे सर्वाधिक वन फैला हुआ है, सर्वाधिक एरिया पर वन फैला हुआ है, वो कौन कौन जिला है। अगर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले की बात करें तो इसमें एक नंबर में आपको देखने को मिलेगा कैमूर, दूसरे नंबर पर पश्चिमी चंपारण, नहीं, अगर हम सर्वाधिक वन आवरण की बात करें तो एक नंबर पे कैमूर, दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण और तीसरे नंबर पर रोहतास। ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर और ये तीसरे नंबर पर कौन सा, रोहतास। और हम ये देखें कि सबसे कम वन आवरण कहाँ पे है, तो पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगा शेखपुरा, दूसरे पर बक्सर और तीसरे पर सीवान। यानी कि बिहार का वो जिला जहाँ पे सर्वाधिक वनावरण है वो कौन सा है, वो हो गया आपका कैमूर। और सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन सा हो गया, वो हो गया आपका शेखपुरा। तो ये बिहार के जिले के बारे में है जहाँ पे सर्वाधिक वन आवरण है और सबसे कम वन आवरण है। पर्यावरण से संबंधित कुछ और चीजों को देखें तो उनमें से एक चीज है संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान। जैविक उद्यान ये कहां पर है, ये है पटना में। ये लगभग 153 एकड़ में फैला हुआ है, एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर एशिया के सबसे बड़ा गेंडा का प्रजाति क्षेत्र यहाँ यहीं पे है, नहीं, एशिया के सबसे बड़ा गेंडा प्रजनन स्थल जो है वो कौन सा है, वो है संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कहाँ पे है, पटना में। बिहार में एक चीज और आयोजित किया गया, वो था कि राजकीय पक्षी उत्सव, राजकीय पक्षी उत्सव, जिसको नाम दिया गया था कलरव। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो नागी और जो नकटी पक्षी विहार है वहां पे इसका आयोजन किया गया था। किसका, कलरव का। ये क्या है, बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव था। और एक चीज पता ही है कि राजगीर में क्या हुआ, इसी साल जू सफारी का आयोजन हुआ। राजगीर में जू सफारी का आयोजन हुआ। और एक चीज और, बाघ गणना रिपोर्ट, ये आवश्यक है, इसको देख लीजिए। बाघ गणना रिपोर्ट 2024, बाघ गणना रिपोर्ट 2022। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 भारत के अंदर हर साल बाघ गणना रिपोर्ट जारी किया जाता है और इसमें बताया जाता है कि देश के अंदर बाघों की संख्या कितना हो गया है। बाघों को संरक्षित करने के लिए सरकार ने 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। 1973 इसी साल शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों शुरू किया गया था, ताकि बाघों को संरक्षित किया जा सके। बाघ गणना रिपोर्ट
2022 के अनुसार अगर हम देखें तो बिहार में बाघों की संख्या कितना हो गया? बिहार में बाघों की संख्या हो गया है 54। बिहार में बाघों को संरक्षण करने के लिए एकमात्र अभयारण्य है, वो कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य है। इसमें जो कुल क्षमता है यहाँ पर बाघों का वो 45 हो सकता है। नहीं, अधिकतम बाघों की संख्या इस अभयारण्य में 45 हो सकता है, पर वर्तमान में बाघों की संख्या 54 हो गया है। इसके वजह से सरकार कैमूर में एक अन्य बाघ अभयारण्य स्थापना करने के लिए तैयार हो चुका है, मतलब उस पर काम अब शुरू हो चुका है। बाघों की संख्या में वृद्धि को देखें तो 2018 में जो बाघों की संख्या पर रिपोर्ट आया था उसमें बाघों की संख्या कितना था? 31। और 2022 के रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या हो गया है 54, यानी कि बाघों की संख्या बिहार में बहुत तेजी से वृद्धि हुआ है। एक चीज और, अगर हम बाघों की सर्वाधिक संख्या को देखें तो वो कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक में। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में और उसके बाद कर्नाटक में, और बिहार में वर्तमान में बाघों की संख्या 54 हो चुका है। और दूसरे बाघ संरक्षण अभयारण्य स्थापित करने की बात की जा रही है, कहाँ पे? कैमूर में। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।